बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ये लेक्चर 3 है हमारे पास वीक 3 का। ये लेक्चर भी देखने से पहले आप जो है वो लेक्चर 2 लाजमी देख लें, क्योंकि लेक्चर 2 के अंदर हमने डिटेल में डिस्कशन की थी कि जॉइन किस तरह से करते हैं, टेबल्स का और उसका सिंटेक्स क्या होता है। और इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि जॉइन की कितनी टाइप्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, और उसमें जैसे इनर है, लेफ़्ट है, राइट है, नेचुरल है, इक्वी जॉइन है, सेल्फ जॉइन है, ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा ये कि नल ऑपरेशन जो है वो किस तरह से काम करता है। नल ऑपरेशन की डिस्कशन जॉइन के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेफ़्ट और राइट आउटर जॉइन के लिए नल ऑपरेशन को समझना थोड़ा ज़रूरी है। नल होते क्या हैं? नल का मतलब ये है कि अगर आपने डेटा कलेक्ट करे हैं, डेटा सेव करें और आपने पर्सन का टेबल बनाया है जिसमें उसका आपने इंफॉर्मेशन डाली है, नेम, एज और जेंडर, और मे बी वो फॉर्म से देख के आप डाटा एंट्री जो है वो कर रहे हैं। तो हो सकता है फॉर्म पे जो यूज़र था उसने एज मेंशन ना की हो, ठीक है। तो अब वहाँ पे आप क्या करेंगे? आप उसको खाली छोड़ देंगे या मतलब क्या एम्प्टी स्ट्रिंग डालेंगे या कुछ -1 लिख देंगे, क्या चीज़ लिख देंगे, या फिर आप उसकी जगह नल प्लेस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हम उस जगह के ऊपर नल डाल सकते हैं। नल का मल्टीपल मतलब लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि वैल्यू है ही नहीं, इस टाइम पे नहीं है, हो सकता है कुछ अर्से तक अवेलेबल हो जाए, या फिर वैल्यू पता है लेकिन मतलब मौजूद है लेकिन हमें नहीं पता, जैसे एज के केस में कि हम जानते नहीं है एज उसकी होगी कोई लेकिन हमें नहीं पता। फिर दूसरा ये कि मे बी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई ना होती हो, ठीक है, वो हमको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। इसके अलावा और भी कई बातें हैं कि आप एम्प्टी जगह नहीं छोड़ना चाहते, आप उधर कुछ और डाल देते हैं और एक्स वाई जी। तो अब स्कीमा जो है वो स्पेसिफाई करता है हर एट्रीब्यूट के लिए कि वो नल हो सकती है कि नहीं हो सकती। जब आपको मैंने शायद बताया हो, जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्रिएट करते वक्त हम बता सकते हैं कि जो भी आप एट्रीब्यूट बनाना चाह रहे हैं उस पर हम ये कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं कि इज नलेबल, जिसका मतलब ये है कि ये वाली जो एट्रीब्यूट है इस एट्रीब्यूट में हम कहीं पे नल प्लेस कर सकते हैं। सेल की वैल्यू में नल भी आ सकता है अदर देन द इंटीजर और एनी डाटा टाइप जो कि आपने इस एट्रीब्यूट के साथ मेंशन की होगी। तो अब मसला ये है कि मैंने तभी कहा था कि नल को डिस्करेज थोड़ा सा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको हैंडल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब उस हैंडलिंग से क्या मुराद है वो हम देखते हैं कि एसक्यूएल किस तरह से नल को कोप करती है। नल न्यूमेरिकल ऑपरेशंस में नल का मतलब नल ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक्स नल हो, एक्स की वैल्यू नल है, और आप अगर कोई एज के ऊपर या कोई भी एट्रीब्यूट के ऊपर कोई ऑपरेशन, कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं और आप लिखते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 7, आप ये करना चाह रहे हैं और एक्स की वैल्यू नल आ जाती है। कोई एक सेल से आप पूरी एट्रीब्यूट कोई पूरे कॉलम के ऊपर ये काम कर रहे हैं और हर सेल बारी बारी एक्स की वैल्यू इसमें प्लेस हो रही है। कोई एक सेल की वैल्यू ऐसी आ जाती है जिसमें यहाँ पे नल हो, और ये नल जब इसमें जाएगा रिप्लेस होगा तो 3 माइनस नल is still null, और 4 multiplied by null is null, and null divided by 7 is also null। तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी आउटपुट नल होगी, और अगर इस ऑपरेशन की आउटपुट नल होगी तो आपके लिए आगे फर्दर कैलकुलेशंस में किसी और तरह के मसले हो सकते हैं अगर आपने एग्रीगेट ऑपरेशन करना है या इस वैल्यू को कहीं पे यूज़ करना है एक्स वाई जी। तो बूलियन ऑपरेशंस जो हमारे पास एसक्यूएल में होते हैं, बूल भी एक डाटा टाइप है जो हमने वैसे पहले भी देखी हुई है, जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रू या फॉल्स है, लेकिन एसक्यूएल में हमारे पास तीसरी कैटेगरी भी है विच इज़ अननोन। और हम ये करते होते हैं एसक्यूएल में कि फॉल्स को की जो वैल्यू होती है वो 0 है, ट्रू की 1 है, जबकि अननोन की हमारे पास 0.5 है, ठीक है। तो बूलियन ऑपरेशंस में एसक्यूएल में तीन ये चीज़ें या तीन ये कीवर्ड्स हैं जो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब अगर देखें हम कि x नल है लेट्स सपोज, और अगर आप चेक कर रहे हैं कि इफ़ नल इज डबल इक्वल टू जो, तो अब क्या होगा? तो अब इस इक्वलिटी का आंसर ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए या अननोन आना चाहिए। अब इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि ये गलत बात है या ये सही बात है। तो हम इसको जो एसक्यूएल है इसको अननोन के तौर पे कैटेगराइज करती है कि नल डबल इक्वल टू एनी स्ट्रिंग इज अननोन, जिसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है ये 0 भी नहीं रिटर्न करेगी, 1 भी नहीं रिटर्न करेगी, ये 0.5 रिटर्न कर रही है एक्चुअली में। तो
अब किस तरह से अगर हमारे पास 3-4 कंडीशंस इकट्ठी लगी हों ऐसे C2 एंड C3 एंड XYZ, तो अब हो सकता है कि ये वाली कंडीशन आपको अननोन रिटर्न कर दे, ये आपको ट्रू रिटर्न कर दे, ये फॉल्स रिटर्न कर दे। तो अब बीच में एंड ऑपरेशन लगा हुआ, अब आप कैसे फैसला करेंगे कि इन सब में से किसको आपने क्वालिफाई करना है, यानी ये 1 रिटर्न कर रहा है, ये 0.5 रिटर्न कर रहा है और ये 0 रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से अगर इनके दरम्यान में और लगा होता तो फिर क्या क्या आउटपुट होती है, आप इस एक्सप्रेशन की टोटल वैल्यू क्या अज्यूम कर रहे होंगे। तो इसके लिए जो हमारे पास रूल है वो ये है कि अगर दो कंडीशंस हैं उनके दरम्यान में एंड लगा हुआ है, तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, वैल्यू जिसकी भी होगी, वही इस टोटल कंडीशन की वैल्यू होगी। जैसे अगर C1 जो है वो ट्रू होता है और C2 भी ट्रू होता है, तो इस कंडीशन की आउटपुट ट्रू ही होगी। लेकिन अगर C1 ट्रू है और C2 फॉल्स है, तो इस कंडीशन की आउटपुट फॉल्स होगी, क्योंकि एंड में आपको पता है वो 0 ही आता है। इसी तरह से अगर इसकी 1 है और इसकी अननोन है, C2 की वैल्यू अननोन आती है, तो इस एक्सप्रेशन की आउटपुट आपके पास अननोन ही आएगी, कि आप अब कुछ नहीं कह सकते कि एंड ऑपरेशन की क्या वैल्यू है। इसी तरह से और के केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी, यानी इस केस में 1, इस केस में भी 1 और इस केस में 1, इन दो कॉलम्स की बेस के ऊपर। जब नॉट ऑफ C1 की बात होगी तो सिंपली अब 1 में से C1 माइनस कर देंगे, तो इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, फॉर एंड, फॉर और फॉर अननोन। तो अगर एंड का केस है, तो अगर वो 1 है तो 1 माइनस 1 इज 0, तो आउटपुट 0 होगी। अगर वो और का केस है तो C1 0 है, तो 1 माइनस जो 0 है वो 1, तो एंड हो जाएगा, विच इज़ परफेक्टली फाइन। पर अननोन के केस में 0.5, 1 माइनस 0.5 इज स्टिल 0.5, जिसका मतलब है कि अननोन का नॉट भी अननोन ही आएगा। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेशन है जो शायद आप तसल्ली से स्लाइड पॉज करके या वैसे भी अपने कर सकते हैं। अब ये बताने का मकसद ये है कि ये जो क्यूरी आपके पास लिखी हुई है, इसमें हम पर्सन से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पर्सन के टेबल में से, जहाँ एज हमारे पास लेस देन 25 है, हाइट ग्रेटर देन 6 चेक हो रही है, वेट ग्रेटर देन 190, और तीनों में एंड लगा हुआ है। अब लेट्स से हमारे पास एज, हाइट और वेट की वैल्यूज आती हैं, एज आती है 20, हाइट आती है नल और वेट आता है 200। अब 20 इज लेस देन 25, ये जो आपके पास, इसको मैं C1 कह देती हूँ, इसको C2 कह देती हूँ, इसको C3 कह देती हूँ। C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 20 इज लेस देन 25 विच इज ट्रू, ये 1 आ जाएगी। C2 जो कंडीशन है, हाइट इज ग्रेटर देन C, यानी नल इज ग्रेटर देन C, तो हमें ये पता है कि वो तो अननोन ही है, क्योंकि हम इस कंपैरिजन के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, यानी कि इसकी वैल्यू 0.5 आ गई। अब जो वेट के केस में 200 है, 200 इज ग्रेटर देन 190, तो ये हमारे पास ट्रू है, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। अब इन तीनों कंडीशंस के दरमियान में एंड लगा हुआ, और हमने कहा था कि मिनिमम जो वैल्यू होगी एंड के केस में, वो इस वेयर की क्लॉज की टोटल आउटपुट होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू है इस सब की, वो आ रही है 0.5 विच इज़ अननोन, और इसका मतलब ये है कि इस केस के ऊपर ये वापस नहीं आएगा। अब वापस नहीं आएगा यानी कि हमें रिटर्न नहीं करेगा, उसकी वजह क्या है, क्यों? क्योंकि एसक्यूएल में रूल है हमारे पास कि सिर्फ वही टपल्स ही आउटपुट में आती है जिनकी वैल्यू ट्रू हो, बाकी नहीं आती। तो ये वाले केस के इस ऑर्डर्ड पेयर की जो टपल होगी वो इस लिस्ट में शुमार ही नहीं होगी, वो इंक्लूड ही नहीं होगी, हालांकि उसकी एज भी कम थी, उसका वेट भी जो है वो 190 से बड़ा था, लेकिन हाइट चूंकि हमारे पास नहीं थी इसलिए उसने इसको इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि टोटल इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अननोन होगी। तो आपके रिजल्ट में जो है वो कुछ मसले पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आपने नल ऑपरेशन लगा दिया था या नल की प्रोविजन दे दी थी वहां पे। ओके, सो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप पॉज करके इसको सोचें कि अगर आप एज को नल अलाउ करते हैं तो इस क्यूरी के चलने से क्या मसला आ सकता है। सो क्यूरी क्या कहती है, क्यूरी हमने घुमा के लिखी हुई है, बस इसमें क्या है कि वो वाले लोग सारे लेके आओ टेबल में से, पर्सन के टेबल में से, जिसकी एज 25 से कम हो या फिर एज 25 के बराबर हो या बड़ी हो, जिसका मतलब है कि तकरीबन सारी सारी एज के लोग लेके आओ। ये ना भी लिखते तो सब कुछ आता, लेकिन सिर्फ छेड़ने के लिए आपको, कि सारा कुछ आने के बावजूद भी हमारी सोच के हिसाब से आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा अगर आपकी कोई एज की एट्रीब्यूट का कोई भी सेल नल होता है, किसी टपल में एज नल है, तो होगा ये
कि इस कंपैरिजन में नल इज लेस देन 25, ये 0.5 दे देगा आपको अननोन। इसी तरह से ये भी आउटपुट नल के केस में 0.5 दे देगी, और जो 0.5 और 0.5 मैक्सिमम ऑफ 0.5 इज स्टिल 0.5, क्योंकि और जो लगा हुआ है तो 0.5 वाली टपल जो है वो इंक्लूड ही नहीं होगी। तो कुछ लोग एग्जिस्ट करने के बावजूद इस कंडीशन के लगाने से नहीं आ रहे होंगे, और मेन वजह क्या होगी कि आपने एज को जो है वो नल अलाउ किया हुआ है। तो ये कुछ एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर भी इसकी वजह से आ सकता है। तो अब हम इसका क्या हल है, अगर आप सोचें, फिर पॉज करके सोचें कि इसका क्या हल है, उसके लिए हमारे पास जो है ना स्पेशल कीवर्ड्स मौजूद हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हैं कि जो आपकी रो में अगर सेल की वैल्यू नल हो जाती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो अगर इसी क्यूरी के अंदर हम थोड़ी सी चेंज लेके आए तो ये क्यूरी बिल्कुल सही चलेगी। जैसे कि यहाँ पे सारे बंदे आ जाएंगे इस स्टेटमेंट से जो पहले भी आ रहे थे, सिर्फ वो नहीं आ रहे थे जिनमें एज नल है। अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन भी ऐड कर दें कि एज इज नल, अगर सेल की वैल्यू नल होती है तो तब भी क्या हो, ये आपको 1.02 रिटर्न कर देगा। तो इसका मतलब है कि वो पर्सन भी बीच में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आप एक्स इज नल और एक्स इज नॉट नल, ये दोनों बातें, दोनों कीवर्ड्स, दोनों स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करके जो है ना वो आप मालूम कर सकते हैं कि सेल की वैल्यू नल है कि नहीं, और उसी हिसाब से फिर अपना आगे का लाया अमल डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब जॉइन के ऊपर हम वापस आते हैं कि अब हम क्यों देखने लगे जॉइन से। जॉइन की पहली टाइप है जो हम डिस्कस करेंगे वो है इनर जॉइन। जो अब तक हमने डिस्कशन की थी वो प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर वो सारे हम इनर जॉइन को देख रहे थे, और ये जो स्टेटमेंट इस तरह से लिखी थी ये भी इनर जॉइन है, और ये जो इस तरह से लिखी थी हमने जॉइन सिंपल लिख के, ये भी इनर जॉइन है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हैं, आप साथ उसके इनर लगा दें तो तब भी ठीक है। ये सारी तीनों एक ही बात का नाम है। इस तरह के जॉइन को जब हम कंडीशन की बेस पे कर रहे होते हैं वो इनर जॉइन कहलाता है, जो ये करता है कि दोनों टेबल्स में से जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको जोड़कर आपको जो है वो आउटपुट आपको रिटर्न कर देता है जो भी आपने कंडीशन दी हुई होती है। अच्छा, अब इनर जॉइन और नल अगर आ जाए जॉइन करते वक्त, अगर सेल वैल्यू जिसकी बेसिस पे आपने कोई कंडीशंस लगाई हुई हैं अगर वो नल आ जाती हैं तो फिर क्या वो शामिल होंगी कि नहीं होंगी आपके जॉइन में। जैसे कि एग्जांपल है, ये क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है, ये जॉइन कर रही है प्रोडक्ट और परचेज के टेबल को, और प्रोडक्ट डॉट नेम और परचेज डॉट प्रोडक्ट नेम के ऊपर, यानी इस कॉलम के ऊपर और इस कॉलम के ऊपर ज्वाइन कर रही है। तो अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। सो आउटपुट में हमारे पास एक तो नेम का कॉलम ये है, कैटेगरी का कॉलम इसका, और प्रोड नेम का कॉलम इसका, और स्टोर का कॉलम इसका। ठीक है, तो नेम आईफोन इससे मैच हो रहा है आईफोन से, तो इसकी कैटेगरी भी हम पहले टेबल की डाल देंगे, प्रोडक्ट नेम आईफोन भी आ जाएगा और एप्पल स्टोर भी आउटपुट में आ जाएगा। सिमिलरली ये आईफोन टेस्ला से चेक होगा, मैच नहीं हुआ, नहीं इंक्लूड होगा। ये चेक होगी, इन दोनों से इंक्लूड नहीं हुई। फोर्ड इन दोनों से चेक किया, इंक्लूड नहीं हुई। टेस्ला आईफोन से मैच नहीं हुआ, टेस्ला टेस्ला से हो गया, तो टेस्ला हमने इंक्लूड कर दिया, और ये क्या हो गया, ये भी हमारे पास आउटपुट में आ गया। अब आउटपुट में हमारे पास दो टपल्स आ गई हैं ज्वाइन करने के ऊपर, इनर ज्वाइन की कंडीशन के ऊपर। अब यहाँ थोड़ा सा आप मसला ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि क्या हुआ है। सो मसला ये है कि परचेज के टेबल में सिर्फ दो ही परचेज मौजूद थी, आईफोन और टेस्ला की। तो फोर्ड और रूम्बा की जो परचेजेस थी वो नहीं हुई, तो वो ज्वाइन में आई नहीं, जिसका मतलब ये है कि आपका डाटा लॉस हो गया, यानी कि उसमें वैल्यूज चूंकि इधर एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो उसके साथ कोई मैपिंग नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो आउटपुट टेबल में नहीं आई। तो अब आप इस क्यूरी इसके आउटपुट को देख के ये तो फैसला नहीं कर सकते ना कि सिर्फ आईफोन और टेस्ला दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हालांकि प्रोडक्ट्स तो ज़्यादा थे हमारे पास, बाकी दो भी मौजूद थे लेकिन वो इंक्लूड नहीं हुए। अब उनको इंक्लूड करने के लिए हम अपनी जॉइन की अगर टाइप चेंज कर दें तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। वो देखते हैं कैसे। सो आउटर जॉइन क्या होता है। इनर जॉइन का हमने बता दिया कि नॉर्मली जैसे चीज़ें चल रही थी वैसी ही हैं, लेकिन उसका मतलब भी बता दिया। आउटर जॉइन ये करता है कि वो टपल्स भी रिटर्न करता
होता है जॉइंट रिलेशंस में से जिनकी कोई कॉरस्पॉन्डिंग टपल दूसरे रिलेशन में एग्जिस्ट ना करती हो। जैसे भी आपको बताया ना कि प्रोडक्ट के टेबल में दो ऐसी टपल्स थी जो कि परचेज के टेबल में उनकी कोई मैपिंग मौजूद नहीं थी, तो इनर जॉइन जो है वो उसको रिटर्न नहीं कर रहा था। तो आउटर जॉइन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ये दो टपल्स भी रिटर्न कर देगा जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग टपल्स मैचिंग टपल्स परचेज में है नहीं मौजूद। अब ये देखें, एग्जाम्पल भी साथ ही लिखी हुई है। अगर हम रिलेशन ए है हमारे पास और रिलेशन बी है और हम उनको ए डॉट एक्स और बी डॉट एक्स के ऊपर इक्वेट करें हैं, और फिर ए में एक एंट्री है जिसमें x इक्वल टू 5 है और b में ऐसी कोई एंट्री नहीं है जहां वो x इक्वल टू 5 के साथ मैच हो, तो फिर अब क्या होगा? सो लेफ्ट आउटर जॉइन अगर हम लगाएंगे तो वो वाली टपल भी हमें आउटपुट में दे देगा। लेफ्ट आउटर जॉइन का क्या मतलब है, किस तरह से लिखेंगे? हम इनर की जगह जहाँ इनर जॉइन लगाते थे या कुछ ना ही भी लिखें तो इनर जॉइन था, हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे लेफ्ट आउटर जॉइन और कंडीशन हमारी वही रहेगी जो हमारी पहले जिस पेज के ऊपर कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब वो दो टपल्स भी शामिल हो जाएंगी, सारी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगी इवन के जो सेल भी नहीं हुई थी। तो अब जैसे यहाँ पे देखें हम, तो हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल था जिसमें अभी हमने 3 कर दिए हैं, आईफोन, टेस्ला और फोर्ड। 3 हमारे पास टपल्स मौजूद थी। परचेज में हमारे पास सिर्फ आईफोन और टेस्ला की परचेज हुई हुई थी, फोर्ड की नहीं हुई हुई थी। तो जब हमने इनको ज्वाइन करना है नेम और प्रोडक्ट नेम की कैटेगरी पे, तो आईफोन इस आईफोन से ज्वाइन हुआ तो एक ही एंट्री आ गई, आईफोन एप्पल स्टोर। फिर आईफोन टेस्ला से मैच हुआ, कुछ नहीं आया, आईफोन इस आईफोन से मैच हुआ, एक और एंट्री आ गई। फिर हमारे पास टेस्ला आया, टेस्ला आईफोन से मैच नहीं हुआ, टेस्ला इससे मैच हो गया तो टेस्ला की एंट्री भी ऐड हो गई। फिर टेस्ला जो है वो आईफोन से मैच नहीं हुआ एंड सो ऑन। इसी तरह से फिर फोर्ड जो है हमारे पास आईफोन से मैच नहीं हुई, टेस्ला से भी मैच नहीं हुई, इससे आईफोन से भी मैच नहीं हुई। अब इसका क्या होगा? इसको भी हम डाल देंगे विद नल वैल्यूज अगर आपने लेफ्ट आउटर जॉइन लगाया हुआ होगा, यानी कि लेफ्ट टेबल की वो सारी एंट्रीज आ जाएंगी जिनकी कोई एंट्री मैपिंग मौजूद नहीं है राइट साइड के टेबल के ऊपर, और राइट साइड के टेबल की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ हम नल डाल देंगे और जो लेफ्ट साइड के टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन है वो हम एज इट इज़ उसमें कॉपी कर देंगे। तो इससे हमें स्टिल सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये इस क्यूरी की आउटपुट ये प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इसी तरह से अगर आप इसके उल्टा जाना चाहें तो आप ये देखना चाहें कि राइट टेबल में वो सारी टपल्स आ जाएं जो कि लेफ्ट के साथ जिनकी मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो आपका राइट आउटर जॉइन कहलाएगा, वो आपकी राइट टपल को भी इंक्लूड कर देगा। और फुल आउटर जॉइन में लेफ्ट आउटर जॉइन की इंफॉर्मेशन भी आएगी और राइट आउटर जॉइन की भी आएगी, दोनों तरफ के केसेस में। यानी इस तरह से भी एंट्रीज आ रही होंगी, पहले नॉर्मल एंट्रीज हैं, कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जहाँ पे इधर नल होगा, कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी जहाँ इन कॉलम्स में नल होगा और इधर वैल्यूज पड़ी होंगी। तो ये आपका फुल आउटर जॉइन जो है वो हो जाएगा और ये आपका पोर्शन जो है ये लेफ्ट आउटर जॉइन का होगा और ये आपका पोर्शन जो है ये राइट आउटर जॉइन का होगा और ओवरऑल जो है वो आपके पास फुल आउटर जॉइन की आउटपुट आ रही होगी। तो अब ये वो सारे जॉइंस है जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं। अब मैं कुछ ऐसे भी जॉइंस का जिक्र करूंगी जो टेक्स्ट के अंदर मौजूद है और कहीं पे नाम इसका आए तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। सो एक उसमें कैटेगरी है जॉइन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये रिलेशनल मॉडल है इसके पीछे एक अलजबरा है पूरा जो डिज़ाइन हुआ हुआ है, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे किसी लेक्चर में टाइम निकल सका कि वो रिलेशनल अलजबरा कैसे जो है वो होता है, क्या होता है, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, एक्स वाई जी। लेकिन एक चीज़ बस मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि उस रिलेशनल अलजबरा में जॉइन को हम इस स्पेशल कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब जब नेचुरल जॉइन का नाम आता है तो नेचुरल जॉइन का मतलब ये है कि आप दो टेबल्स को अगर जॉइन करना चाहते हैं और इस टेबल के अंदर कुछ ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कॉमन है इस टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनसे, यानी एक जैसे हैं, उनके नाम सेम है, तो उनको इक्वलिटी चेक उनका करके वो आउटपुट में आएंगी। ठीक है, तो कुछ एट्रीब्यूट्स इधर और कुछ एट्रीब्यूट्स इधर वो सेम होगी लेकिन आउटपुट रिलेशन में सेम उनके नाम सेम होने की वजह से ये एक ही दफ़ा आएंगी, ये दो दफ़ा नहीं आएंगी। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था ना, मैंने 4 कॉलम्स आपको बना के दिए थे कि यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का नेम था
और इधर इसकी कैटेगरी थी और दूसरे टेबल में भी हालांकि प्रोडक्ट का नेम ही था और साथ उसकी जो सेल का स्टोर था वो था, लेकिन मैंने ये जो दो कॉलम थे इनको दो दफ़ा ही बनाया था। नेचुरल जॉइन में ये होता है कि अगर उनके कॉलम के नाम सेम है, वो एट्रीब्यूट सेम है, इनके ऊपर आउटपुट में वो कॉलम दो दफ़ा नहीं आते, वो एक ही दफ़ा आएंगे, जैसे आपको प्रीवियस क्लासेस मैंने एक दफ़ा बनाया था। तो अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। सो पहला ये आपका लेट्स से रिलेशन आर है, ये आपका रिलेशन एस है। अब अगर आपको इन दोनों को कहा जाए कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि अपनी सारी टपल्स लेके आनी है, और सारी टपल्स का मतलब है कि ये अगर 1 2 है तो आप यहाँ पे किसके साथ 2 5 6 के साथ इसको लिख रहे होंगे, 1 2 2 5 6, फिर 1 2 4 7 8, यहाँ देख लें 1 2 4 7 8, फिर 1 2 9 10 11, ये 9 10 11 आ गई, एक ये हो गई। तो इसकी सेकंड रो इन तीनों के साथ 3 4 2 5 6, 3 4 4 7 8 और 3 4 9 10 11, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, कि सिंपल आर क्रॉस एस है। अब अगर आपको नेचुरल जॉइन लेना है तो क्रॉस प्रोडक्ट में से आपको ये देखना इनके कौन से कॉलम सेम है। तो रिलेशन आर में बी कॉलम और ये बी कॉलम ये सेम है। तो अब इस बी कॉलम की अगर मैचिंग करें तो ये जो 2 है, जो यहाँ पे आउटपुट में देखें, यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये आर डॉट बी का कॉलम है या एस डॉट बी का कॉलम है। इसमें आप चेक करें जो इक्वल हो रही है, ये वाली इस टपल में ये 2 और ये 2 इक्वल हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास और कौन सी टपल है जिसमें इक्वल हो रहा है, ये 4 वाली टपल जिसमें ये इक्वल हो रहा है। सो दिस थिंग, सो आप देखें हमारे पास आ गया 1 2, और ये कॉलम जब ये जो आउटपुट है नेचुरल जॉइन की आप लेंगे तो आप बी को एक दफ़ा लिखेंगे, कॉलम को एक दफ़ा रिपीट करेंगे बस, और बाकी सारी वैल्यूज वही। तो यहाँ पे आएगा 1 2 5 6 और ये वाली टपल 3 4 7 8, तो ये आपका नेचुरल जॉइन हो जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि मिस इनर जॉइन और नेचुरल जॉइन में क्या फ़र्क है। इनर जॉइन भी तो एट्रीब्यूट्स को इक्वल करके आउटपुट दे रहा होता है। तो पहली बात ये कि मैं ये डिफरेंस जो मैंने गीक्स फॉर गीक्स से लिया है उसमें आप देख लें कि नेचुरल जॉइन जॉइंस टू टेबल्स बेस्ड ऑन सेम एट्रीब्यूट नेम और डाटा टाइप, दोनों बातें सेम होनी चाहिए, वो फिर मैच करता है। इनर जॉइन जो है वो दो टेबल्स को ज्वाइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलम विच इज एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द ऑन क्लॉज। कोई भी कॉलम जो कि आप ऑन क्लॉज में लिख के इसको इक्वल कर लें तो वो इनर जॉइन बन जाएगा। तो ये तो मेन डिफरेंस हो गया कि नेचुरल कॉमन ढूंढता खुद ही, और इनर जॉइन में हम खुद स्पेसिफाई करते हैं। In natural join the resulting table will contain all the attributes of both tables, सारी attributes होंगी लेकिन it will keep only one copy of the common column, एक ही कॉपी होगी, दो नहीं होगी, जबकि इनर में इसको उल्टा होगा, वो दोनों मेंटेन होगी। नेचुरल जॉइन के अंदर इफ देयर इज नो कंडीशन स्पेसिफाइड तो इट रिटर्न्स द रो बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम। अगर आपने कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो वो कॉमन कॉलम की बेस पे खुद ही उसको ज्वाइन कर देगा। इन इनर जॉइन ओनली दोज रिकॉर्ड्स विल रिटर्न विच एग्जिस्ट इन बोथ आर टेबल। तो इनर जॉइन के केस में सिर्फ वही रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे जो कि दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, तो सिंटेक्स इसका भी सेम है नेचुरल जॉइन और इसका भी सेम है। सो ये भी हो सकता है आपका कि नेचुरल जॉइन आपका कहीं पे लिखें तो आपको एरर आ जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसकी सपोर्ट कई जगह पे ख़त्म भी कर दी गई है। तो जो इनिशियल आपको मैंने बताया जो जॉइंस की क्लासिफिकेशन वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि लिटरेचर में चूंकि ये नाम अभी भी यूज़ होते हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जॉइंस कैसे चलते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास थीटा जॉइन है। सो ये भी इनर जॉइन की क्लास है, जैसे नेचुरल जॉइन इनर जॉइन की सब क्लास है तो थीटा जॉइन भी है। थीटा जॉइन में सिर्फ इतना है कि आपने ज्वाइन करना है लेकिन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। जैसे मैं कह दूं u और v को ज्वाइन कर दें, लेकिन कंडीशन किस बेस के ऊपर है कि a इज लेस देन d। अब इससे क्या मुराद है, ये आपके पास u का रिलेशन है, ये v का रिलेशन है, इनका अगर आपने ज्वाइन लें, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा इसकी आउटपुट में। यहाँ पे कॉमन कॉलम क्या है, b और c। अब यहाँ देखें 1 2 3 2 3 इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ भी मैच कर रहा है, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 5 ये दो आ गई हमारे पास। फिर 7 8 है हमारे पास, 7 8 मैच कर रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 6 7 8 10, ये भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद अगली इसकी रो भी इसके साथ मैच हो रही है तो वो भी आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका टोटल ज्वाइन आ गया। अब जब इसके ऊपर कंडीशन आप लगाएंगे
थीटा जॉइन में ए इज लेस देन डी, कंडीशन चेंज हो गया, अभी इक्वलिटी कंडीशन नहीं रही, ये कंपैरिजन कंडीशन है। तो इसमें आप देखें कि ये आपके पास आउटपुट आएगी कि ए इज लेस देन डी किस किस कॉलम में ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे 1 और 4 के साथ, तो इधर आप अगर रिलेशन का स्कीमा चेक करें, थीटा जॉइन में भी हम स्कीमा में डाल रहे हैं कि पहला रिलेशन यू है तो ये यू डॉट बी यू डॉट सी भी इसमें आ रहा है और वी डॉट बी वी डॉट सी और डी भी आ रहा है। तो इस स्कीमा में सारे कॉलम्स आते हैं, सिर्फ नेचुरल जॉइन के अंदर सिंगल कॉलम आता है, जो कॉमन कॉलम है वो एक ही दफ़ा लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 लिख दिया और ये 1 2 3 चूंकि इन सारी टपल्स के साथ बारी बारी मैच होना है डी की, तो आप यहाँ देखेंगे कि a is less than also, यानी 1 is less than 4, 1 is less than 5 and 1 is also less than 10। तो ये वाली रो इन तीनों के साथ एक एक दफ़ा लाजमी लिखी जाएगी, ये आप देख लेंगे लिखी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे अगली आई 6 is less than 4 false, 6 is less than 5 false, 6 is less than 10 true। तो 6 के साथ सिर्फ एक ही टपल आ जाएगी आपकी। इसी तरह से 9 is not less than 4, 9 is not less than 5, 9 is less than 10, तो 9 के साथ जो आपकी पेयरिंग आ जाएगी 7 8 10 की। तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी a is less than d के ऊपर आपका थीटा ज्वाइन हो जाएगा। तो मैं फिर आपको ये बता रही हूँ कि ये इनर ज्वाइन है और इसके जो सब क्लासेस कह लें या वैसे, क्योंकि लोग अपनी मर्जी की क्लासिफिकेशन देते हैं, तो इसमें से एक क्लासिफिकेशन में लोग ये भी कहते हैं कि ये इनर जॉइन की टाइप्स में नेचुरल जॉइन आता है। थीटा जॉइन अगर आपकी इक्वलिटी कंडीशन नहीं रही या अगर इक्वी जॉइन है जिसमें आपके पास अगर इक्वलिटी कंडीशन डाल दें तो वो इक्वी जॉइन बन जाता है। इसी तरह से आप इसको टेस्ट करें कि अगर a इज लेस देन d है और एंड u डॉट बी इज नॉट इक्वल टू v डॉट बी, तो ये कैसे आता है, ये इसी सेम टेबल पे आप एग्जीक्यूट करके देखें। अच्छा, फिर हमारे पास एक और कैटेगरी आती है सेल्फ ज्वाइन की। सेल्फ ज्वाइन आम ज्वाइन ही है जैसे है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम अगर टेबल को दो टेबल्स को ज्वाइन करने के बजाय सेम टेबल को ही आपस में ज्वाइन कर लें, यानी टेबल 1 और टेबल 2 एक ही टेबल को रेफर कर रहे हों जो कि कोई भी हो सकता है, बाकी सारा कुछ वही है, तो वो आपका सेल्फ ज्वाइन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने W3 स्कूल से लिया कि हमारे पास कस्टमर का टेबल था, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड और कंट्री। तो ये वाला ये क्यूरी लिखी हुई है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर के टेबल को हमने ए का नाम दिया और कस्टमर के ही टेबल को हमने बी का नाम दिया। अब आपने करना ये है कि मेरे बोलने से पहले तसल्ली से कॉपी पेंसिल पकड़ के ज़रा इनको ज्वाइन करके पहले आप देखना इन्हीं वैल्यूज़ के साथ कि क्या आउटपुट आती है, फिर आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ये नॉट इक्वल टू का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि आप चेक करें a डॉट कस्टमर आई डी इज़ नॉट इक्वल टू b डॉट कस्टमर आई डी एंड a डॉट सिटी इज़ इक्वल टू b डॉट सिटी ऑर्डर बाय a डॉट सिटी। तरतीब चलें खैर वो तो दी जाएगी। कंपैरिजन ये हो रहा है कि दोनों टेबल्स में जिनकी सिटी एक जैसी है वो आउटपुट में आना चाहिए। इसकी एग्जीक्यूशन मैं आपके ऊपर इसलिए भी छोड़ती हूँ फ़िलहाल क्योंकि आगे जाके को रिलेशन क्यूरीज आएंगी जहाँ हम इनको थोड़ा तफसील से देखेंगे, लेकिन एक सिर्फ हाई लेवल के ऊपर आपको जो आइडिया देना चाह रही हूँ वो ये कि ये क्यूरी क्या कर रही होगी कि एक सेम शहर में रहने वाले कस्टमर्स के पेयर्स आउटपुट कर रही होगी, जैसे ये और इन दोनों कस्टमर ये एक ही शहर में रहते हैं। इसी तरह से ये ही सेम कस्टमर के साथ ये दूसरा बंदा ये भी सेम शहर में रहता है और ये वाला बंदा और ये वाला बंदा, मतलब सारी पॉसिबल पेयरिंग, हालांकि वो सेम बातें हैं जो रिपीटेडली हो रही हैं, लेकिन ये क्यूरी ये काम करेगी। तो आप इसको ट्राई करें, अगर नहीं समझ में आएगी तो इसको क्लास के अंदर क्यूए क्लास में हम इसको तफसील से देखेंगे या फिर कोरिलेशन सेक्शन जब मैं कोरिलेशन क्यूरीज करवाऊंगी इंशाल्लाह मे बी अगले हफ्ते, तो उसमें देख लेंगे। अच्छा, फिर इक्वी जॉइन का मैंने आपको बता दिया कि इक्वी जॉइन जो है अगर सिर्फ एक कॉमन कॉलम के ऊपर अगर हम लगा लें तो वो इक्वी जॉइन कहलाता है, और नेचुरल जॉइन में एक से ज़्यादा कॉलम्स हो सकते हैं, तो इन दोनों में ये डिफरेंस होगा। तो ये सिर्फ कैटेगराइजेशन है जो कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ओके, सो एंड करते हैं हमने क्यूरिंग सीख ली थी पिछले हफ्ते। आज इस वीक में हमने सारी जॉइन की कैटेगरीज देखी हैं
और हमने एग्रीगेट फंक्शंस को भी देख लिया कि वो कैसे काम करते हैं। अब हमारे पास सब क्यूरीज रह गई हैं और एसक्यूएल के दूसरे ऑपरेटर्स रह गए हैं